नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शेखर वाणी में। जैसा कि मैं पहले से कहता रहा हूं कि हमारे इस चैनल में साहित्य के बारे में, सिनेमा के बारे में, रचनाकारों के बारे में और उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक इन सब के बारे में बातें होती हैं। और मुख्य उद्देश्य होता है कि आप को हम नई रचनाओं से, रचनाकारों से परिचित करा सकें, आपको प्रेरित कर सकें कुछ पढ़ने के लिए और नई दुनिया जानने के लिए। तो आज चलिए मुलाकात करते हैं एक ऐसे ही रचनाकार से जिनकी 39 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और कुछ के नाम मैंने शुरुआत में गिना दिए हैं। आइए मिलते हैं। जी सूरज जी, आप एक बैंक में आपकी नौकरी रही है, तो बैंक की नौकरी कैसे शुरुआत होती है आपकी और किस पद से शुरू करते हैं और किस काम के लिए करते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बड़े लेखक हैं। मैंने कुल मिला के 8 नौकरियां बदली और रिजर्व बैंक में मेरी सबसे लंबी नौकरी रही। लगभग 31 साल तक मैं बैंक में रहा और मैं हिंदी के काम से जुड़ा रहा और आखिर वहाँ से रिटायर होना होता है। और मैं मानता हूँ कि जब मैं अनुवाद किए, गुजराती से अनुवाद किए कुछ आत्मकथाओं के या अंग्रेजी से अनुवाद किए चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा या चार्ली चैपलिन की आत्मकथा या अनरंगी डायरी या गुजराती से महात्मा गांधी की आत्मकथा, तो मैं मानता हूँ कि अनुवाद 2 किस्म का होता है। एक अनुवाद वो होता है जो आप नौकरी के लिए करते हैं 10 से 5 बजे तक। एक अनुवाद होता है जो शाम को 5 बजे से सुबह 10 बजे तक करते हैं। पहला वाला अनुवाद जो आप नौकरी के लिए करते हैं आपको घर देता है, स्टेटस देता है, बच्चों की पढ़ाई कराता है, यात्राएं कराता है, अच्छी नौकरी देता है और सबसे बड़ी बात सामाजिक हैसियत देता है, लेकिन पाठक नहीं देता। लेकिन शाम को जो आप अनुवाद करते हैं, शाम को सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, वो अपनी मर्जी का अनुवाद होता है, अपनी मर्जी की किताबों का होता है। उसमें बेशक पैसा नहीं होता, पाठक होते हैं और आपको नाम मिलता है, पहचान मिलती है और सबसे बड़ी बात संतुष्टि मिलती है। मैंने चार्ली चैपलिन की आत्मकथा का अनुवाद 16 साल पहले किया था। वो आज भी बेस्ट सेलर अनुवाद माना जाता है, अच्छा अनुवाद माना जाता है। उसे करके मुझे जितना सुख मिला वो मैं ही जानता हूँ। मैं ज़िंदगी भर कम से कम 50,000 पन्नों का अनुवाद किया होगा, मुझे उतनी संतुष्टि नहीं मिली जितनी 2-3 किताबें करके अनुवाद मिली हैं मुझे। तो इसका अपना सुख है अनुवाद। तो सर अब इसी पर हम ले लेते हैं कि चार्ली चैपलिन जो आपने अनुवाद किया, तो चार्ली चैपलिन की जो फिल्में देखी है, उसके बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। अनुवाद करते समय उस पर क्या नया कुछ परिदृश्य आपके सामने आता है या उसके जीवन का? जब भी मैं किसी आत्मकथा का अनुवाद करता हूँ तो 2 बातें मेरे ध्यान में रहती हैं। पहली बात कि अगर चार्ली चैपलिन अगर हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखते तो कैसे लिखते, किस शैली में लिखते। मैंने वही शैली अपनाई। दूसरी बात कि अगर महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखते तो कैसी हिंदी में लिखते, तो मैंने वही भाषा शैली अपनाई। डार्विन के लिए भी यही और एन फ्रैंक के लिए भी और मिलेने के लिए भी बात अपनाई मैंने। और एक बात और जिसने मेरी मदद की, जब हम आत्मकथा को अनुवाद करते हैं तो मैं एक अनुभव करता हूँ कि लेखक ने मुझे अपने घर पर बुलाया है चाय पर। वो बागवानी कर रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं, चाय बना रहे हैं और बातें कर रहे हैं, अपने जीवन के अनुभव सुना रहे हैं। तो ये जब हम उतने नज़दीक आते हैं, जब आप आत्मकथा का अनुवाद कर रहे हैं तो बहुत लंबा समय लगता है उसमें और बहुत समय देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है और कोई काम नहीं कर सकते। तो आप पूरा अरसा उसके साथ रहते हैं, लेखक के साथ। और एक मज़ेदार बात और भी है कि आत्मकथा लिखने वाला लेखक ही नहीं होता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, नेता भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, फिल्मी अभिनेता भी हो सकता है। तो हमें जीवन के अनुभव जैसे सुनाता चलता है, तो आप एक बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं आप उस समय। एक आप जैसे उपहार मिला आपको, हाँ। कि आप उसके साथ वक्त गुजार रहे हैं आत्मकथा के जरिए।
ये सुख किसी और को नहीं मिल रहा है जो हमें मिल रहा है। मतलब एनरिच करता रहता है। एनरिच करता है। आत्मकथा पढ़ने में तो आपको 2-3-4 घंटे लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन आत्मकथा अनुवाद करने में इतना लंबा समय लेखक के साथ आप गुजारते हैं। फिर मैंने चाली ने जो अपने अनुवाद मुहावरे अपनी भाषा में इस्तेमाल किए, मैंने हिंदी में वो मुहावरे उससे बेहतर इस्तेमाल किए, तो लोग पढ़ते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा कि चार्ली चैपलिन अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखते तो किस मुहावरे में लिखते, तो मुझे बहुत मदद मिली उसमें। एक बात और भी मैं ख्याल रखता हूँ कि जब मैं अनुवाद करता हूँ, कोई भी अनुवाद, मैं वाक्य बोल के करता हूँ कि ये वाक्य क्या हिंदी में खप पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप अनुवाद पढ़ते हैं आपके पास डिक्शनरी नहीं होती है, आपको अनुवाद के जरिए ही उस व्यक्ति तक पहुंचना है। तो भाषा ऐसी रखता हूँ कि मैं कोई भी पाठक पढ़े तो उसे अच्छा लगे। ये तो एक टेक्निकली वो बात ही, जैसे कि आपने कहा कि उस हम लेखक के साथ चलते हैं, उसके साथ जीते हैं और कहीं ना कहीं एनरिच करते चलते हैं कि आप बड़े आदमी के साथ हैं, अच्छी संगत में हैं, तो उसकी संगत मिल रही है तो आप भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा अमीर महसूस करते हैं। देन उसके साथ की कोई घटनाएं कुछ आपके उनके जीवन की जिसने आपको टच किया हो, बताना जैसे चार्ली चैपलिन ने कहा था कि मैं बरसात में भीगते हुए रोता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू न देख ले। वो जिंदगी भर दूसरों को हंसाता रहा, मुख्य फिल्मों के जरिए, ब्लैक फिल्मों के जरिए हंसाता रहा, लेकिन वो लोगों की जिंदगी में रंग भरता रहा। उसकी जिंदगी में जितनी करुणा थी, अकेलापन था, भूखा रहा वो बचपन में, दोस्तों के घर के आसपास मंडराता रहता था कि शायद दोस्त की माँ उसे खाने पे बुला ले। बहुत काम किया उसने, लेकिन उस सपने को नहीं छोड़ा कि मुझे एक्टर बनना है। जो सपना था वो मुझे बहुत जोड़ता है कि आप अगर ठान लें ये काम करना है तो करना है। और जहाँ तक महात्मा गांधी की बात है, उसकी आत्मकथा की, तो उनकी जिद, कोई काम करना है तो करना है, ये उनको बहुत ऊपर तक ले जाती है कि वो जो ठान लेते थे फिर किसी की नहीं सुनते थे। दूसरी बात कि उन्होंने जिंदगी में शायद 1 लाख पत्र लिखे होंगे, इतने पत्र लिखे, वो किसी को छोड़ते नहीं थे। तुरंत, जैसे उनका पहला पत्र उनको जब ट्रेन से फेंका गया था तो उन्होंने तुरंत शिकायत कर दी। किसी यात्रा पे अगर ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, तुरंत पत्र लिखो, शिकायत है तुरंत पत्र लिखो, किसी के खिलाफ भी कोई शिकायत हो, अच्छी बात हो, तुरंत पत्र लिखो। और ये उनकी जिद कि अगर ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है तो किसी और भी परेशान कर रही है, समाधान होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत पत्र लिखे, उनके पास बहुत पत्र भी आए। मैंने महात्मा गांधी के जो आश्रम में वहाँ एक पत्र देखा, गांधी जी भारत, चिट्ठी तक पहुंची, यही पता होता था, यही पता होता गांधी जी भारत, जहाँ कहीं भी वो ढूंढ लिए जाए, जहाँ कहीं। तो बड़े लोगों की संगत भी बड़ी होती है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आत्मकथा के जरिए आप उनके नज़दीक पहुँचते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और उनके दुख दर्द, तकलीफें, खुशियाँ, छोटी छोटी बातें कि कैसे व्यक्ति बड़ा बनता है। सबको भी 24 घंटे मिलते हैं, बड़े को भी छोटे को भी, लेकिन वो उन्हीं 24 घंटे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यही सारी बातें हैं जो जीवन आत्मकथाओं के जरिए हम तक पहुंचती हैं। और मैंने इसलिए चुना कि आत्मकथाओं का अनुवाद ज़्यादा किया। मैंने एक और गांधी जी पर 2 किताबों का आपने अनुवाद किया है। एक दिनकर जोशी जी की किताब है, उनकी भी गांधी जी के ऊपर है किताब, वो परछाई, उजाले की परछाई आपने किया था। तो उसका, उनका दिनकर जोशी का नज़रिया क्या रहा उनको देखने के बारे में? दिनकर जोशी के उपन्यास को मैंने एक चुनौती के रूप में अनुवाद किया था। मैं अहमदाबाद में था और मैं वहाँ गुजराती सीखी, पंजाबी होते हुए मैंने जैसे तमिल सीखी वैसे गुजराती सीखी, और मुझे बताया कि अनुवाद उपन्यास है, तो मैंने उसका अनुवाद किया। वो उस उपन्यास में गांधी जी खलनायक रूप में हैं। अच्छा। हरिलाल
को उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की, बड़े बेटे को जो घर से निकल गया था, उस जिंदगी में दोबारा नहीं मिला। तो गांधी जी कहीं ना कहीं खलनायक के रूप में उसमें, उस पर बाद में फिल्म ही बनी है शायद, वो गांधी माई फादर, नाटक भी बने कई भाषाओं में, गांधी विरुद्ध गांधी नाटक, गांधी विरुद्ध गांधी इसी पर उपन्यास पर है। अच्छा, हाँ। तो गांधी जी के पक्ष को नहीं पेश किया गया उसमें, हरिलाल के पक्ष को ही पेश किया, क्योंकि उपन्यास हरिलाल पर है। कस्तूरबा बीच में आती हैं लेकिन हरिलाल ज्यादा है उसमें। तो गांधी जी के सपने क्या थे, क्या बनाना चाहते थे, अपनी तरह वकील बनना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते, जो भी था, तो क्योंकि हरिलाल का उपन्यास है तो दूसरे एक पात्र को उठाने में दूसरे पात्र नीचे आएंगे, बेशक वो महात्मा गांधी ही क्यों ना हो। तो बहुत अच्छे तो नहीं लेकिन खलनायक के रूप में। लेकिन जब मैंने महात्मा गांधी की जीवन आत्मकथा का अनुवाद किया तो मेरे सारे भ्रम दूर हो गए कि उनका पक्ष क्या था और वो खुद कितने बड़े व्यक्ति थे, और जितने भी प्रयोग करते उनकी जीवन आत्मकथा का नाम ही जीवन सत्य के प्रयोग है, पहले अपने आप पे करते थे और उसके बाद ही दूसरों को करते थे। तभी वो पता लगेगा ना कि कितने सत्य हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तीसरी एक और किताब चार्ल्स डार्विन की है, वो भी एक बहुत सदी के बड़े व्यक्ति रहे हैं और साइंस की दुनिया में बहुत प्रभाव डाला उन्होंने। उनसे आपने क्या सीखा है, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो हमें बतानी चाहिए लोगों को? उस आत्मकथा की एक रोचक बात यह है कि उन्होंने तय किया कि बच्चों के लिए कुछ लिख के जाएंगे, कि बच्चों को पता चले कि मैंने कैसे जीवन जिया, क्या संघर्ष किया गया, अनुसंधान किए और बीमार रहे उस जिंदगी भर लेकिन काम करते रहे। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने सोचा कि किताब को छपवाया जाए। जब उसने पढ़नी शुरू की तो नहीं ये पोर्शन तो नहीं जाना चाहिए, नहीं ये पोर्शन में नहीं। तो छटनी करते करते वो किताब 30 पन्ने की रह गई। तो जो आत्मकथा है चार्ल्स डार्विन की, आधी किताब तो चार्ल्स डार्विन की है, आधी किताब उनके बेटे के द्वारा लिखी गई है। अच्छा। मेरे पिता कैसे थे, तो आधी आत्मकथा है, आधी जीवनी है। उनके साथ भी एक जिद थी कि काम करते रहते थे लगातार, कीटों पर, पशु पक्षियों पर, पौधों पर लगातार काम करते थे। जैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि अभी खाली नहीं होते थे वो। बड़े लोग कभी भी खाली नहीं होते, चाहे राहुल संकृत्यायन को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, ये सत्यजीत राय को देख लीजिए, चार्ली चैपलिन, खाली नहीं बैठेंगे वो। फुर्सत के रात दिन उनके पास नहीं होते, लगातार काम करते रहते। तो डार्विन की जो बात बहुत अच्छी लगती थी, बहुत काम किया उन्होंने, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रूफ पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोटी बड़ी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं लगातार, तभी आप कुछ दे पाएंगे ना, तभी दे पाएंगे। तो उनकी बात तीन व्यक्तियों की बात मुझे अच्छी लगती थी कि समय बर्बाद करने के लिए नहीं है मेरे पास, तो तभी उनको बड़ा बनाती है। इस वजह से आप भी मैं देखता हूँ कि हमेशा बिजी रहते हैं, कुछ नया खोजते रहते हैं, नया सीखते रहते हैं। कुछ नहीं, आज भी मैं देखता हूँ कि सूरज जी नया एक फ़ोन में कुछ खोजेंगे, देखो और मैंने ये खोजा है, फ़ोन में एक नया ऐप है, फ़ोन में एक नई क्रिएटिविटी है, हम इससे सुन सकते हैं, इससे लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करता रहता हूँ, जो मुझे जानकारी मिलती है तो मैं सबको मुझे भी तो किसी ने दिया जानकारी तो मैं पहुँचा देता हूँ। क्योंकि नहीं होता क्या है कि इस उम्र में आने के बाद जो एक नज़रिया होता है, अरे यार हो गया भाई, कब तक करेंगे, मतलब ये जो है ना, तो वो करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नया जुड़ता है, सीखने को मिलता है नया। तो ये आपके अंदर जो ऊर्जा है कि शायद आपके नाम की वजह से, क्या सूरज का प्रकाश, मित्रों का स्नेह है कि मैं चाहता हूँ कि और भी काम करूँ, करता रहता हूँ, लिखता पढ़ता रहता हूँ। तो ये थी आज हमारी बातचीत हिंदी के वरिष्ठतम श्रेष्ठ कथाकार सूरज प्रकाश जी से, जिन्होंने अनुवाद का बहुत काम किया है, आत्मकथाएं लिखी हैं। इसके अलावा बहुत सारे कहानी संग्रह उनके छप चुके हैं, उपन्यास आ चुके हैं, उनसे आपने सुना और उनकी बीती आपने जानी।
अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।